नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। लंबे इंतजार के बाद भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में एक आज ऐतिहासिक दिन है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने आखिरकार भारतीय सड़कों पर अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मॉडल वाई लॉन्च कर दी है। फिर आगे आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायतों के लिए होने वाले इन चुनावों से पहले एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। वार्डों का पुनर्गठन और मतदाता सूची का पुनरीक्षण। यह प्रक्रिया न केवल चुनाव की नींव रखेगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि हर नागरिक को सही प्रतिनिधित्व मिल सके। फिर हम आपको बताएंगे, विदेश घूमने का सपना हर भारतीय देखता है। खूबसूरत नज़ारे, नई संस्कृति का अनुभव या बस एक सुकून भरा ब्रेक, विदेश यात्रा का ख्याल ही मन को रोमांचित कर देता है। आज हम अपने शो में बताएंगे, इस साल 7 देश दे रहे हैं भारतीयों को हाथ में वीजा। और जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, हमारी नजर सबसे पहले एक खास जानकारी पर जाती है। उस पर छपा MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। यह वो कीमत है जिस पर कोई भी रिटेलर आपको उत्पाद बेच सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या होगा अगर इस MRP को तय करने का पूरा फॉर्मूला ही बदल दिया जाए? अब हम आपको बताएंगे, टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला रिटेल सेंटर और शोरूम खोलकर भारत में अपनी पारी की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस शोरूम का उद्घाटन किया, जो इस बात का संकेत है कि सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर गंभीर है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी कीमत और उपलब्ध वेरिएंट्स की। टेस्ला मॉडल वाई को भारत में 2 वेरिएंट्स में पेश किया गया है। पहला मॉडल वाई रियर व्हील ड्राइव, इसकी एक्स शोरूम कीमत 60 लाख रुपए रखी गई है। दूसरा मॉडल वाई लॉन्ग रेंज RWD, इसकी एक्स शोरूम कीमत 68 लाख रुपए की है। मुंबई में इसकी एंट्री लेवल मॉडल रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट की ऑन रोड कीमत करीब 61.07 लाख रुपए होगी, जिसमें GST भी शामिल है। वहीं लॉन्ग रेंज वेरिएंट की ऑन रोड कीमत करीब 69.15 लाख रुपए होगी। कंपनी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कीमतों की जानकारी दे दी है और जल्द ही मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम के लिए इसकी बुकिंग भी शुरू होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टेस्ला की कारें भारत में महंगी हैं? तो जी हाँ, इसकी कीमत अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों की तुलना में काफी ज्यादा है। अमेरिका में मॉडल वाई की शुरुआती कीमत लगभग 38.63 लाख रुपए है। चीन में यह लगभग 31.57 लाख रुपए में उपलब्ध है। जर्मनी में इसकी कीमत लगभग 46.09 लाख रुपए है। तो आखिर भारत में यह इतनी महंगी क्यों है? इसका मुख्य कारण क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी है इसका मुख्य कारण। दरअसल भारत में $40,000 से कम कीमत वाली पूरी तरह से बनी हुई गाड़ियों पर 70% टैक्स लगता है। आपको बता दें, जो मॉडल वाई भारत आए हैं वे टेस्ला के संघाई प्लांट से आए हैं और इन गाड़ियों पर प्रति यूनिट 21 लाख रुपए से ज्यादा की इंपोर्ट ड्यूटी लगी है। इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ अन्य खर्चों के चलते टेस्ला की कारें भारत में अमेरिका, यूरोप और चीन के मुकाबले महंगी मिल रही हैं। टेस्ला ऐसे समय में भारत आई है जब उसे BYD जैसी पॉपुलर चीनी EV कंपनियों से टक्कर मिल रही है, जो भारत में भी अपने पैर जमा रही है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला शोरूम खोला है। एलन मस्क ने करीब 2 साल पहले भारतीय EV मार्केट में दिलचस्पी दिखाई थी और कंपनी ने मार्च में मुंबई के BKC में जगह किराए पर ली थी। इसके बाद से कंपनी ने भारत में भर्तियां भी की हैं और अच्छी खबर यह भी है कि जल्द ही दिल्ली में भी टेस्ला का एक्सपीरियंस सेंटर खुलेगा। टेस्ला का बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। कंपनी डीलरशिप की बजाय सीधे ग्राहकों को गाड़ियां बेचेगी, जो उनके ग्लोबल मॉडल के अनुरूप है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेस्ला को भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए भी आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कारों के मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारी नीति अच्छी है।
और हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह एक अच्छी शुरुआत है और हम भारत में अनुसंधान और विकास और मैन्युफैक्चरिंग देखना चाहते हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में टेस्ला भारत में कार बनाने का फैसला करती है या नहीं। अब बात करते हैं टेस्ला मॉडल Y की खासियतों और परफॉर्मेंस की। यह कार शानदार फीचर्स से लैस है। बैटरी और रेंज। टेस्ला मॉडल Y के रियल व्हील ड्राइव वेरिएंट को दो अलग अलग बैटरी पैक 60 और 75 kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया जाएगा। 60 kWh की बैटरी एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज WLTP सर्टिफाइड देती है। लॉन्ग रेंज वेरिएंट 622 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देता है। इसका पावर इसके RWD वेरिएंट में से एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मोटर दिया गया है जो लगभग 295 आवर प्रति घंटे की पावर जनरेट करता है। इसकी स्पीड की अगर बात करें तो रियर व्हील ड्राइव वर्जन 5.9 सेकंड से 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। लॉन्ग रेंज वर्जन को यही दूरी तय करने में 5.6 सेकंड का समय लगेगा। अगर चार्जिंग की बात करते हैं तो कंपनी का दावा है कि सुपर चार्जर से महज 15 मिनट में इतनी चार्जिंग हो जाएगी कि आपको तकरीबन 238 किलोमीटर से 267 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज मिलेगी। कलर और इंटीरियर पर अगर नजर डालें तो टेस्ला मॉडल Y भारत में कुल 7 अलग अलग एक्सटीरियर कलर ऑप्शन और 2 इंटीरियर ट्रिम्स के साथ उपलब्ध होगी। अन्य फीचर्स में इसमें 15.4 इंच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले आगे, 8 इंच रियर स्क्रीन, पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और स्टीयरिंग कॉलम, ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 19 इंच की क्रॉस फ्लो व्हील्स, फिक्स्ड ग्लास रूफ और पावर रियर लिफ्ट गेट जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा टेस्ला की वेबसाइट पर फुल सेल्फ ड्राइविंग वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 6 लाख रुपए अलग से देने होंगे। टेस्ला का भारत में आना इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक बड़ा कदम है। यह न केवल प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के विकास को भी गति देगा। हालांकि इसकी ऊंची कीमत और शुरुआती दौर में सीमित डीलरशिप नेटवर्क टेस्ला के लिए कुछ चुनौतियां पेश कर सकता है। टेस्ला भारत में सीधे ग्राहकों को गाड़ियां बेचकर एक नया रिटेल मॉडल पेश कर रही है जो पारंपरिक डीलरशिप मॉडल से अलग है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय ग्राहक इस मॉडल को कैसे अपनाते हैं। टेस्ला मॉडल Y का भारत में लॉन्च इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यह होगा कि भारतीय ग्राहक इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV को कितना पसंद करते हैं और क्या टेस्ला भारत में अपनी जड़ें और गहरी कर पाती है। और अब लखनऊ से मिल रही जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पंचायती राज निदेशालय ने शासन को एक विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है। यह प्रस्ताव बताता है कि कैसे और कब इन महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कब से हो रही है और इसकी क्या समय सीमा निर्धारित की जाएगी। 18 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी। वार्डों के पुनर्गठन का काम 18 जुलाई से शुरू होगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम पंचायती राज निदेशालय ने इसके लिए संशोधित कार्यक्रम शासन को भेजा है, जिसके अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया 18 जुलाई से प्रारंभ होगी। वहीं वार्डों का प्रकाशन जनसंख्या निर्धारण के बाद वार्डों के प्रकाशन का कार्य 22 जुलाई को होगा। इन वार्डों से पुनर्गठन पर 25 और 26 जुलाई से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। यह एक महत्वपूर्ण चरण है जहां स्थानीय लोग या कोई भी प्रभावित व्यक्ति अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके अलावा अंतिम तिथि की यदि बात करें तो वार्डों के नए सिरे से गठन का कार्य 13 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इसका पूरा ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या का समान वितरण हो और किसी भी क्षेत्र को अनुचित लाभ या हानि ना हो। अब बात करते हैं कि वार्डों की संख्या का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा। तो यह पूरी तरह से जनसंख्या पर आधारित होगा।
ताकि हर वार्ड में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रहे। जनसंख्या का आधार वार्डों की संख्या जनसंख्या के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। 1000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड होंगे। 1000 से 2000 के बीच जनसंख्या होने पर 11 वार्ड होंगे। 2001 से लेकर 3000 तक की जनसंख्या पर 13 वार्ड बनाए जाएंगे। वहीं 3001 और उससे अधिक जितनी भी संख्या होगी उसके लिए 15 वार्ड बनाए जाएंगे। इस पुनर्गठन के कारण कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ग्राम पंचायतों की संख्या में कमी। फिलहाल प्रदेश में 504 ग्राम पंचायतें घटी हैं और अब इनकी संख्या घटकर 57,695 हो गई है। ग्राम पंचायतों में अभी 7,31,811 वार्ड हैं और इस पुनर्गठन के बाद करीब 4,608 वार्ड घटेंगे, जिससे लगभग 7.27 लाख ग्राम पंचायत वार्ड होंगे। क्षेत्र और जिला पंचायत का असर। क्षेत्र पंचायत में 250 और जिला पंचायत में 12 वार्ड घट सकते हैं। यह कमी मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के विस्तार का कारण हुई है, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र अब शहरी निकायों में शामिल हो गए हैं। इस पुनर्गठन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात पर खास जोर दिया जा रहा है। एक परिवार एक ही वार्ड में रहे। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि परिवार के सभी सदस्य एक ही वार्ड में रहें, जिससे उन्हें मतदान करने और अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने में आसानी होगी। इसके साथ ही जनसंख्या के अनुसार वार्डों के निर्धारण को लेकर अगर किसी को भी कोई आपत्ति होगी तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली एक समिति उस पर सुनवाई करेगी। यह समिति प्राप्त आपत्तियों पर विचार करेगी और उनका समाधान करेगी ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। यह समिति वार्डों के पुनर्गठन के दौरान आने वाली सभी शिकायतों और सुझावों पर गौर करेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अंतिम वार्ड संरचना सभी के लिए स्वीकार्य हो। वार्डों के पुनर्गठन के साथ साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी एक समानांतर और अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी चुनावों में कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 18 जुलाई से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य भी शुरू हो रहा है। वहीं 14 अगस्त से बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO घर घर जाकर मतदाताओं की गणना करेंगे। वे नए मतदाताओं को पंजीकृत करेंगे, मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाएंगे और सूची में आवश्यक सुधार करेंगे। इसके साथ ही वार्डों के पुनर्गठन का काम 13 अगस्त तक पूरा करने की तैयारी है, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य नए पुनर्गठित वार्डों के आधार पर सुचारू रूप से किया जा सके। यह तालमेल सुनिश्चित करेगा कि मतदाता सूची सही और अद्यतन हो। यह प्रक्रिया पंचायत चुनावों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि इस परिसीमन और पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मुख्य कारण है शहरी क्षेत्रों का विस्तार। शहरीकरण का प्रभाव हाल ही के वर्षों में कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी निकायों में शामिल किया गया या उनका शहरीकरण हो गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड प्रभावित हुए हैं और उनकी भौगोलिक और जनसंख्या संबंधी संरचना बदल गई है। इसलिए नए सिरे से परिसीमन करना आवश्यक हो गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का सही प्रतिनिधित्व हो सके। राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 अगस्त से मतदाता सूची में संशोधन का काम शुरू करने की घोषणा की है और इसलिए परिसीमन का काम उससे पहले पूरा करना जरूरी है। यह एक लॉजिकल सीक्वेंस है ताकि मतदाता सूची नए वार्डों के अनुसार तैयार हो सके। इन चुनावी तैयारियों के बीच राज्य की राजनीति में भी हलचल देखने को मिल रही है। विधानमंडल का मानसून सत्र अगस्त के पहले सप्ताह में संभावित है। प्रदेश सरकार जहां सदन के भीतर कांवड़ यात्रियों को विशेष सुविधाएं समेत अपनी उपलब्धियों को रखेगी, वहीं विपक्ष स्कूल के विलय, कानून व्यवस्था और बिजली की समस्या को लेकर सरकार को घेरेगा। यह सत्र पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राजनीतिक माहौल को और गरमाएगा और इन चुनावों पर इसका सीधा और प्रत्यक्ष प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है।
वार्डों का पुनर्गठन और मतदाता सूची का पुनरीक्षण दोनों ही प्रक्रियाएं चुनाव की निष्पक्षता और सटीकता के लिए बेहद जरूरी है। सभी संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इन कार्यों को पूरा होने के बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव की ये तैयारियां कितनी सुचारू रूप से पूरी होती हैं और आगामी पंचायत चुनाव किस तरह से प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य को प्रभावित करते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको हर पल अपडेट देते रहेंगे। और अब हम आपको बताएंगे दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस साल कुछ ऐसे देश हैं जो भारतीयों को बिना वीजा के प्रवेश का खास ऑफर दे रहे हैं। तो अगर आप फॉरेन ट्रिप का सपना देख रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ हनीमून की प्लानिंग कर रहे हैं या दोस्तों के साथ एक नया एडवेंचर चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए ही है। पत्नी को भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब जाना है तो इन्हीं जगहों पर जाना है। तो आखिर इस वीजा फ्री का क्या मतलब है? क्या आपको सच में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती? दरअसल वीजा फ्री का सीधा सा मतलब है कि आपको उस देश में प्रवेश करने के लिए पहले से वीजा के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने भारतीय पासपोर्ट के साथ सीधे वहां जा सकते हैं और आपको निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। यह यात्रा न केवल आसान बनाता है, बल्कि समय और पैसा दोनों बचाता है। जो वीजा आवेदन शुल्क पर खर्च होता है, यह उन लोगों के लिए भी बेहतरीन है जो अचानक यात्रा की योजना बनाते हैं। हालांकि कुछ सामान्य चीजें जैसे वैध पासपोर्ट, कम से कम 6 महीने की वैधता, वापसी या आगे की यात्रा का टिकट और ठहरने के लिए पर्याप्त धन का प्रमाण हमेशा साथ रखना चाहिए। हमेशा यात्रा से पहले संबंधित देश की नवीनतम यात्रा सलाह जरूर जांच लें। अब हम आपको बताते हैं उन 7 शानदार देशों के बारे में जो भारतीयों को यह खास सुविधा दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं भारत के 2 सबसे करीबी और बेहद खूबसूरत पड़ोसी देशों से। पहला है भूटान, शांतिपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य। हिमालय की गोद में बसा भूटान एक ऐसा देश है जो अपनी हरी भरी घाटियों, साफ हवा और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के नागरिकों को भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको अपना वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट जैसा कोई भी वैध पहचान पत्र लेकर जाना है। भूटान प्रकृति, संस्कृति और पुराने मठों से घिरा हुआ है, जिसे आप पारो, थिम्फू और पुनाखा जैसी जगहों पर आसानी से देख सकते हैं। यह कपल्स और परिवार के लिए शानदार और शांत अनुभव प्रदान करता है। और दूसरा है नेपाल, पहाड़ों और आध्यात्म का संगम। भारत के सबसे करीबी देशों में से एक नेपाल भी भारतीयों के लिए वीजा फ्री है। यहाँ भी आपको किसी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय पर्यटक काठमांडू के ऐतिहासिक मंदिरों, पोखरा की शांत झीलों और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी जैसे प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। आप माउंट एवरेस्ट के शानदार दृश्यों का आनंद ले सकते हैं या पहाड़ों में छोटा ट्रैक भी कर सकते हैं। नेपाल का खाना और भाषा काफी हद तक भारत से मिलता जुलता है, जिससे यहाँ जाना नए यात्रियों के लिए और भी आसान हो जाता है। अगर आप समुद्र तटों, नीले पानी और द्वीपीय जीवन के शौकीन हैं, तो इन 3 देशों पर आपकी नजर जरूर पड़नी चाहिए। तीसरा है इंडोनेशिया, सपनों का द्वीप समूह। इंडोनेशिया सुंदर द्वीपों का देश है और यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्थान है बाली। भारतीयों को यहाँ 30 दिन तक वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। बाली अपने शानदार समुद्र तटों, प्राचीन मंदिरों और विशाल ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है और ये सब आप काफी कम खर्च में देख सकते हैं। बाली योग सेंटर्स और शांत रिजॉर्ट्स के लिए भी काफी फेमस है, इसलिए ये कपल्स और अकेले घूमने वालों के लिए काफी लोकप्रिय है। यह हनीमून के लिए तो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन ही है। चौथा है सेशेल्स, हिंद महासागर का मोती। सेशेल्स एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। भारतीय नागरिक यहाँ 90 दिन तक बिना वीजा के घूम सकते हैं।
सेशेल्स के समुद्र तट शांत, बेदाग और बेहद साफ सुथरे होते हैं, जहां आप अकेले या परिवार पार्टनर के साथ बेहद अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ पर स्नॉर्कलिंग और स्कूबा जैसी डाइविंग जैसे पानी की रोमांचक एक्टिविटीज भी होती हैं, जो आपको समुद्री जीवन के अद्भुत दृश्यों से रूबरू कराएंगी। और पांचवा है मॉरिशस, स्वर्ग से भी सुंदर। एक और द्वीपीय देश है मॉरिशस, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ भारतीयों को 90 दिन तक वीजा फ्री एंट्री मिलती है। यह जगह साफ पानी, मुलायम रेतीले तटों और मिलनसार लोगों से भरी हुई है। मॉरिशस हनीमून और फैमिली ट्रिप के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां आप हरे भरे झरने, विशाल चाय बागान और बोट राइड का मजा ले सकते हैं। यहाँ भारतीय खाना और संस्कृति भी आसानी से मिल जाती है, जिससे घर जैसा माहौल मिलता है। अगर आप कुछ अलग, कुछ रोमांचक और भीड़ से हटकर जगहों की तलाश में हैं, तो ये दो देश आपको एक और अनोखा अनुभव दे सकते हैं। छठा है जमैका, कैरेबियन का धड़कता दिल। जमैका कैरेबियन में बसा हुआ है और यह एक जीवंत देश है। अपने शानदार बीच, रंग बिरंगी संस्कृति और रेगे म्यूजिक के लिए ये जाना जाता है। भारतीय पर्यटक यहाँ बिना वीजा के 30 दिन तक घूम सकते हैं। अगर आप कुछ नया और अलग अनुभव चाहते हैं, तो जमैका एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ आप स्वादिष्ट फ्रेश खाने, ऊर्जावान म्यूजिक फेस्टिवल और प्रकृति के बीच शांत वॉक का मजा ले सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी यात्रा में थोड़ा रोमांच और रंग चाहते हैं। और सातवां है अल सल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका का अनजाना रत्न। अल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का एक छोटा सा देश है और भारतीय पासपोर्ट रखने वाले यहाँ बिना वीजा के 90 दिन तक रह सकते हैं। यह जगह अभी तक पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं है, इसलिए आप यहाँ शांति और सुकून का अनुभव कर सकते हैं। यह झील खूबसूरत समुद्र तटों और सक्रिय शांत ज्वालामुखियों जैसी प्राकृतिक खूबसूरती से घिरी हुई है। अगर आप कुछ हटकर और नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यह जगह आपके लिए सही है। यहाँ आप प्रकृति की गोद में शांति से समय बिता सकते हैं। तो आपने देखा, दुनिया भर में ऐसे कई खूबसूरत देश हैं जो अब भारतीय यात्रियों का खुले हाथों से स्वागत कर रहे हैं, वो भी बिना वीजा की लंबी प्रक्रिया के। यह बढ़ती हुई सुविधा भारतीय पासपोर्ट को और मजबूत बना रही है और हमें दुनिया के अलग अलग कोनों को एक्सप्लोर करने के नए अवसर दे रही है। तो अब और इंतजार कैसा, अपनी लिस्ट बनाइए, अपने पार्टनर को तैयार कीजिए और इस शानदार वीजा फ्री डेस्टिनेशंस में किसी एक जगह पर अपनी अगली छुट्टी की योजना बनाइए। बस याद रखें, यात्रा से पहले हमेशा नवीनतम नियमों और यात्रा सलाहों की जांच अवश्य कर लें। और अब हम आपको बताते हैं, केंद्र सरकार अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारण प्रणाली में बड़े बदलाव पर विचार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं को अधिक राहत देना, बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देना। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का विभाग इस बेहद अहम मुद्दे पर संबंधित हितधारकों के साथ गहन चर्चा कर रहा है। हालांकि बातचीत अभी बहुत प्रारंभिक चरण में है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह कदम क्यों उठाया जा रहा है, इसके पीछे क्या सोच है और सबसे महत्वपूर्ण, इसका आप पर यानी ग्राहकों पर क्या असर होगा। चलिए इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से हम आपको बताते हैं। अब बात करते हैं एमआरपी आखिर क्यों जरूरी। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह एमआरपी प्रणाली आखिर है क्या और इसकी हमारे लिए अहमियत क्या है। एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, किसी भी उत्पाद की वह अधिकतम कीमत होती है जिस पर उसे खुदरा बाजार में बेचा जा सकता है। यह कीमत उत्पादक द्वारा तय की जाती है और इसमें उत्पाद की लागत, टैक्स, रिटेलर का मुनाफा सब कुछ शामिल होता है। इस प्रणाली को भारत में प्री लिबराइजेशन के समय से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी उदारीकरण के पहले दौर से। इसे लाने का मुख्य कारण था उन खुदरा विक्रेताओं की अनुचित गतिविधियों को रोकना जो भोले भाले उपभोक्ताओं से मनमाने और अत्यधिक शुल्क वसूल करते थे। एक तरह से एमआरपी एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो ग्राहकों को
ओवर चार्जिंग से बचाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में उस विशेष उत्पाद की कीमत एक दायरे में रहे। तो जब एमआरपी इतनी जरूरी है तो सरकार इसमें बदलाव क्यों करना चाहती है? क्या मौजूदा प्रणाली में इसमें कोई कमी है? मिंट की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कीमतों को नियंत्रित करना नहीं है। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादों की कीमतें लागत और मुनाफे के हिसाब से उचित हों और बाजार में होने वाली अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच की जा सके। आसान शब्दों में कहें तो सरकार चाहती है कि एमआरपी तय करने का तरीका और भी पारदर्शी हो, ताकि ग्राहकों को यह लगे कि वे जो कीमत चुका रहे हैं वह जायज है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 16 मई को सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। इस बैठक में एमआरपी व्यवस्था के साथ साथ कीमत निर्धारण से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभी से एमआरपी मैकेनिज्म के लिए सुझाव मांगे गए ताकि एक बेहतर और अधिक पारदर्शी प्रणाली विकसित की जा सके। यह दिखाता है कि सरकार इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय जानना चाहती है। इस प्रस्तावित बदलाव को लेकर अलग अलग वर्गों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इसे उपभोक्ता हित में बता रहे हैं तो कुछ को इसमें अपनी चिंताएं नजर आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह कदम मूल्य निर्धारण तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और कंपनियों को बेवजह कीमतें बढ़ाने से रोकेगा। यह उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा और उन्हें बेहतर जानकारी के साथ खरीदारी करने में मदद करेगा। वहीं जो उद्योग अधिकारी 16 मई की बैठक में शामिल हुए थे, वो मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि इससे मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता कम हो जाएगी और व्यापार करने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उद्योग संगठनों और उपभोक्ता समूहों से एमआरपी तंत्र को सुधारने के लिए अपने अपने सुझाव देने को कहा गया है। यह साफ है कि सरकार को इस बदलाव को लागू करने के लिए उद्योग जगत को साथ लेकर चलना होगा। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के पास पहले से ही इस तरह के बदलाव करने का कानूनी अधिकार है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 मंत्रालय को अनुचित व्यापार प्रथाओं की जांच करने और वजन, माप और लेवल में व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इसी अधिनियम के तहत एमआरपी संबंधी नियम बनाए और बदले जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर ग्राहक के मन में है वो यह है कि इस बदलाव के बाद चीजें सस्ती होंगी या महंगी। तो देखिए, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि अभी तक कुछ भी तय नहीं है। यह प्रक्रिया अभी बहुत प्रारंभिक चरण में है और सरकार ने कोई अंतिम फॉर्मूला या नियम जारी नहीं किए हैं। सरकार का इरादा एमआरपी के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार करना है जो उत्पाद की लागत, लाभ मार्जिन और अन्य शुल्कों के आधार पर मूल्य तय करेगा। अब यह नया फॉर्मूला मौजूदा दरों से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। अगर सरकार लागत और मुनाफे के आकलन में सख्ती बरतती है और अनावश्यक शुल्कों को कम करती है तो कीमतें सस्ती हो सकती हैं। लेकिन अगर नए नियम उद्योग के लिए अनुपालन लागत बढ़ाते हैं या कुछ मार्जिन की फिर से गणना होती है तो कीमतों में मामूली बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक कि सरकार अंतिम प्रस्ताव और नए नियम जारी नहीं कर देती। तब तक हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि यह बदलाव अंततः उपभोक्ताओं के लिए ही फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यह कदम भारतीय खुदरा बाजार में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एमआरपी मूल्य निर्धारण प्रणाली में प्रस्तावित सुधार का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना है। यह पहल निश्चित रूप से देश में व्यापार करने के तरीके और उपभोक्ता संरक्षण के दायरे को फिर से परिभाषित कर सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह नया फॉर्मूला कैसे तैयार होता है और उद्योग जगत इसे कैसे अपनाता है। लेकिन एक बात तो तय है, सरकार का यह प्रयास बताता है कि वह ग्राहकों के हितों की रक्षा को लेकर काफी गंभीर है। हम इस पूरी प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। और अंत में आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती।
अगर जीत हो जीतने की तो फिर परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। नमस्कार।